नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी 2024 को लेकर कांग्रेस की बड़ी रणनीति की, सिद्धू की नई पारी की, जानेंगे पवार को लेकर क्या है शिवसेना का दावा, कोरोना पर सरकार के दावे पर क्यों उठ रहे हैं सवाल, बात करेंगे चिराग को लेकर आरजेडी के ऑफर की, राकेश टिकैत के ऐलान की और बुलेटिन के आखिर में बात सरकारी कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्यसभा में सदन के नेता होंगे बीजेपी सांसद पीयूष गोयल, थावरचंद गहलोत की जगह लेंगे पीयूष गोयल, संसदीय कार्य मंत्रालय ने राज्यसभा सचिवालय को दी जानकारी। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र से पहले आरजेडी ने लिखा विधानसभा अध्यक्ष को पत्र, कहा सुरक्षित नहीं है बिहार के विधायक, डरे सहमे विधायकों को पहले दी जाए पूरी सुरक्षा। नंदीग्राम चुनाव को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी और चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस। बंगाल सीएम ममता बनर्जी की तरफ से दायर की गई है चुनाव आयोग को चुनाव संबंधी सभी दस्तावेज संरक्षित रखने के निर्देश। शेयर बाजार में आई तेजी, 134 अंकों में बढ़ोतरी के साथ 52,904 पर पहुंचा सेंसेक्स। निफ्टी में आया 42 अंकों का उछाल, 15,854 पर पहुंचा निफ्टी। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। आम चुनाव में 3 साल का वक्त बचा हुआ है, लेकिन कांग्रेस इन चुनावों की तैयारी को लेकर अभी से सक्रिय हो गई है। बैठकों का दौर शुरू हो गया है, चुनावी रणनीति तैयार होने लगी है। प्रशांत किशोर के साथ राहुल, प्रियंका सहित कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की बात हुई, तो इस बैठक से निकला क्या खास, देखिए ये रिपोर्ट। प्रशांत किशोर ने जब से गांधी परिवार से मुलाकात की तब से कई कयास लगाए जाने लगे। कुछ का कहना था कि इसकी वजह पंजाब में चल रही कलह हो सकती है या फिर राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा हो सकती है, लेकिन जब इस बैठक की असल वजह सामने आई तो उस वजह ने सभी को चौंका दिया। दरअसल अब सामने आ रहा है कि प्रशांत किशोर यानी पीके कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस की प्लानिंग है कि पीके नेशनल लेवल पर उसके लिए अहम रोल निभाएं। इस मुलाकात में राहुल और प्रियंका ही नहीं बल्कि सोनिया गांधी भी मौजूद थी। इस बैठक में उत्तर प्रदेश और पंजाब में अगले साल होने वाले चुनावों के साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। मतलब कांग्रेस प्रशांत के साथ मिलकर लंबी पारी खेलने के मूड में है और उसने अभी से योजना बनाना शुरू कर दिया है। पार्टी लोकसभा चुनावों में प्रशांत किशोर का बड़ा रोल चाहती है ताकि वह निर्णायक लड़ाई के लिए कांग्रेस को तैयार कर सके। वहीं दूसरी तरफ इस मुलाकात को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि अभी वो जो कर रहे हैं आगे नहीं करना चाहते हैं, वो ये जगह छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने जीवन में एक ब्रेक लेना चाहते हैं और कुछ अलग करना चाहते हैं। बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनावों में जब कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ इलेक्शन में उतरने का फैसला किया तो प्रशांत किशोर ही पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट थे। हालांकि ये गठबंधन चुनाव नहीं जीत पाया था। बाद में सामने आया कि प्रशांत चाहते थे कि इन चुनावों में चेहरा प्रियंका हो और ऐसा नहीं हुआ। अब इस बैठक के बाद ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस एक बार फिर प्रशांत के साथ मिलकर एक बड़ा दांव खेलना चाहती है। लेकिन अब प्रशांत क्या फैसला लेते हैं और पार्टी की रणनीति कितनी सफल होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पीके की कांग्रेस नेताओं से मुलाकात के बाद कांग्रेस की उम्मीद है कि पार्टी 2024 तक मोदी का मजबूत विकल्प बन जाएगी। इसके साथ ही पार्टी पंजाब में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस विधायक नवजोत सिंह सिद्धू के बीच की कलह भी शांत हो जाएगी, क्योंकि पीके सिद्धू के करीबी होने के साथ ही कैप्टन अमरिंदर के सलाहकार भी हैं। इस बीच कांग्रेस ने सिद्धू की शिकायतों को दूर करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। तो सिद्धू को लेकर क्या हो सकता है ऐलान, देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब में कांग्रेस के अंदर अलग ही रार मची हुई है। सिद्धू कभी अपनी सरकार के खिलाफ बयान देते हैं तो कभी विपक्षी दल आप की तारीफ करते हुए दिखते हैं, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर देते हैं कि वो आप में नहीं जा रहे। दूसरी ओर सिद्धू को लेकर कांग्रेस में भी बड़ी तैयारी चल रही है। इसके बाद कल शाम को पंजाब सीएम के राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी से मुलाकात की। इसके बाद पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत की ओर से बयान आया कि अगले 3-4 दिनों में पंजाब कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आ सकती है। रावत ने संकेत दिए कि सिद्धू और कैप्टन के बीच की दूरियां अब मिट चुकी हैं और जल्द ही दोनों एक मंच पर दिखाई देंगे। इसके साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने का फैसला भी हो चुका है और जल्द ही इसका ऐलान भी हो जाएगा। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी ये कह चुके हैं कि यदि सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपने से पार्टी को फायदा होता है तो वो अध्यक्ष पद छोड़ने को तैयार हैं।
कैप्टन अमरिंदर की ओर से भले ही सिद्धू को अध्यक्ष पद दिए जाने का विरोध हो रहा है, लेकिन अपने समर्थकों के साथ पिछले दिनों हुई बैठक में अमरिंदर ने साफ कर दिया था कि सिद्धू को लेकर पार्टी हाईकमान जो भी फैसला करेगा उसे पंजाब की पूरी कांग्रेस यूनिट स्वीकार करेगी। यानी साफ है कि अभी भले ही सिद्धू और कैप्टन के बीच तल्खियां दिख रही हों, लेकिन जल्द ही दोनों एक साथ दिखाई देने लगेंगे। कांग्रेस खुद को मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। पंजाब में पार्टी की कलह को दूर करती दिख रही है। 2024 के चुनावों की तैयारी में जुटी है और लेकिन शिवसेना को कांग्रेस में दम नहीं दिख रहा है। तभी तो वो कांग्रेस नेताओं की जगह विपक्ष में दूसरे नेताओं के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर रही है। इसे लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने क्या कहा, देखिए ये रिपोर्ट। इस समय तमाम राजनीतिक दल 6 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटे हुए हैं। विधानसभा चुनावों के तुरंत बाद ही देश में राष्ट्रपति का चुनाव होगा। राष्ट्रपति चुनावों में विपक्ष की एकजुटता ही सत्ता पक्ष को मुश्किल में डाल सकती है। बिखरा विपक्ष एनडीए को कोई चुनौती पेश नहीं कर सकेगा। विपक्ष के इसी बिखराव को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि हमें 2024 लोकसभा चुनावों का ध्यान रखना होगा। फिलहाल पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है। राउत ने कहा, विपक्ष के पास कोई मजबूत चेहरा होना चाहिए जो पीएम को मजबूती से टक्कर दे सके। जब तक विपक्ष मजबूत उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारता, पीएम को हराना मुश्किल है। नरेंद्र मोदी के मुकाबले एनसीपी चीफ शरद पवार सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं। राउत ने साफ कर दिया कि अगर एनसीपी प्रमुख शरद पवार को मोदी के सामने खड़ा किया जाए तो बीजेपी को आसानी से रोका जा सकता है। राउत ने कहा कि अगले साल होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनावों में शरद पवार को विपक्ष का उम्मीदवार बनाना चाहिए और यदि विपक्ष एकजुट रहता है तो पवार चुनाव जीत सकते हैं। पवार के हर दल में अच्छे संबंध हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राउत ने कहा कि कांग्रेस में लीडरशिप की कमी है, जिस वजह से अभी तक कांग्रेस प्रेसिडेंट तक नहीं चुन पाई है। तो पवार के नेतृत्व में विपक्ष को एकजुट होना चाहिए, नहीं तो मोदी को रोकना मुश्किल होगा। राउत भले ही मोदी के आगे कांग्रेस को कमजोर बता रहे हों, लेकिन पीएम अगर किसी से परेशान है तो वो कांग्रेस ही है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार पीएम को घेरने में जुटे हुए हैं और अब उन्होंने वैक्सीन को लेकर मोदी सरकार पर तंज कसा है। तो क्या कहा है राहुल गांधी ने, देखिए ये रिपोर्ट। पीएम मोदी ने महामारी को खत्म करने के लिए देश भर में वैक्सीनेशन अभियान चलाया था। भारत को दुनिया में वैक्सीनेशन के मामले में सबसे आगे बताया था, लेकिन जैसे जैसे सेंटर्स पर लोगों की कतार बढ़ती जा रही है, वैक्सीन खत्म होती जा रही है, वैसे वैसे मोदी सरकार की पोल भी खुलती जा रही है। इसे लेकर ही विपक्षी दल सरकार को घेर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी का नाम लिए बिना ट्वीट कर कहा कि जुमले हैं, वैक्सीन नहीं। साथ ही एक बार फिर पूछा कि वैक्सीन कहाँ है। इसके अलावा राहुल गांधी ने एक हिंदी वेबसाइट की खबर का स्क्रीनशॉट शेयर किया है। शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में बताया गया है कि दिल्ली समेत कई दूसरे राज्यों में वैक्सीन की कमी के चलते टीकाकरण पर काफी असर हुआ है। साथ ही कहा कि दिल्ली में वैक्सीन की कमी के चलते कई टीकाकरण केंद्र बंद हैं। वहीं मध्य प्रदेश में वैक्सीन की कमी के चलते पिछले एक ही दिन में सिर्फ 38,000 खुराक ही दी गई हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब वैक्सीन की कमी को लेकर राहुल ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया हो। इससे पहले भी वो सरकार पर जमकर बरसे थे। उन्होंने कहा था कि मंत्रियों की संख्या बड़ी है, वैक्सीन की नहीं। साथ ही पूछा कि वैक्सीन कहाँ है। इसके अलावा राहुल गांधी ने आंकड़ों को लेकर एक फोटो भी ट्वीट की, जिसमें वैक्सीनेशन के बारे में बताया गया था। अब जब जनता त्रस्त होगी, सरकार मस्त होगी, तो विपक्ष के तेवर तो तल्ख होंगे ही। इसलिए कांग्रेस सांसद लगातार सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी तो पीएम मोदी वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार पर मौन है। राहुल गांधी मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। उनके सवालों का जवाब मोदी सरकार के पास नहीं है और शायद इसीलिए राहुल के सवालों का जवाब मोदी सरकार की ओर से नहीं आता। सवालों के फेर में चिराग पासवान भी फंसे हुए हैं। अपने चाचा पशुपति पारस के साथ पार्टी पर कब्जे की चल रही लड़ाई में वो कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। इस बीच आरजेडी चिराग को अपने पाले में करने की कोशिश में जुटी है और लालू की चिराग से बात हो चुकी है। तो क्या है चिराग को आरजेडी का ऑफर, देखिए ये रिपोर्ट। राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। अभी कुछ दिनों पहले तक एलजेपी कुनबे में सब दुरुस्त नजर आ रहा था, लेकिन आज पार्टी बिखरी बिखरी दिख रही है। पशुपति पारस और उनके भतीजे चिराग पासवान एलजेपी पर अपना दावा बता रहे हैं। पार्टी चाचा और भतीजे के बीच बंट चुकी है। फिलहाल बंटवारे की इस लड़ाई में पशुपति पारस भारी पड़ते दिख रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने पशुपति पारस के दावे को स्वीकार करते हुए उन्हें एलजेपी संसदीय दल का नेता कबूल कर लिया। चिराग हाई कोर्ट गए, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। परेशान चिराग को अपनी आशीर्वाद यात्रा बीच में ही छोड़कर दिल्ली आना पड़ा।
लेकिन चिराग की मुश्किलें कम होते नहीं दिख रही हैं। इस बीच आरजेडी ने चिराग की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। आरजेडी की तरफ से चिराग को अपने पाले में लाने के लिए खुला आमंत्रण दिया गया है। फैसला चिराग को लेना है कि क्या वो आरजेडी में शामिल होंगे या फिर अपनी पार्टी बनाकर आरजेडी के साथ गठबंधन करेंगे। बता दें कि आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक दिल्ली में चिराग पासवान से मिले थे और दावा किया जा रहा है कि श्याम रजक ने चिराग की फोन पर लालू यादव से बात भी करवाई। हालांकि श्याम रजक इस मुलाकात को निजी मुलाकात बता रहे हैं, लेकिन चिराग के साथ क्या चर्चा हुई इस पर उन्होंने चुप्पी साध रखी है। दूसरी ओर चिराग पासवान अभी जल्दबाजी में नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव अभी 3 साल दूर है, जबकि विधानसभा चुनाव हाल ही में हुए हैं। ऐसे में चिराग के पास पूरा समय है। दूसरा, आरजेडी के साथ करीबी दिखाकर वो बीजेपी के साथ भविष्य में किसी भी तरह के गठबंधन का रास्ता बंद नहीं करना चाहते। चिराग पासवान को फैसला लेना है कि वो कहां जाएं, लेकिन उससे पहले उन्हें पार्टी पर अधिकार की लड़ाई भी लड़नी है, जिसके तहत कोर्ट, चुनाव आयोग और संसद तक जाना तय माना जा रहा है। संसद तक किसान भी जा रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने इसे लेकर बड़ा दावा किया है। तो क्या है टिकैत का दावा, देखिए ये रिपोर्ट। किसान एक बार फिर सरकार की चिंता बढ़ाते दिख रहे हैं। संसद के मानसून सत्र के दौरान किसानों ने सरकार को घेरने की नई रणनीति तैयार की है। किसान आंदोलन को संसद तक ले जाने की तैयारी में है। जी हां, जिस समय संसद चल रही होगी, सांसद सदन के अंदर होंगे तो बाहर किसानों का प्रदर्शन चल रहा होगा। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 19 जुलाई से संसद सत्र शुरू हो रहा है। संसद सत्र के लिए सरकार की तैयारी है तो किसानों की भी पूरी तैयारी है। इस बार हम भी संसद तक जाएंगे। सरकार संसद के अंदर होगी और हम बाहर। हर रोज 200 किसान संसद के बाहर प्रदर्शन करेंगे। टिकैत ने कहा है, पंजाब, हरियाणा सहित अन्य राज्यों के किसान जो दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो संसद के बाहर विधिवत और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। संसद की ओर 200 लोग बस से जाएंगे, हम इसका किराया देंगे। जब सदन की कार्यवाही चल रही होगी तब शांतिपूर्ण संसद के बाहर बैठेंगे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के माध्यम से किसान अपनी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि 2022 में होने वाले चुनावों के चलते किसान अपना विरोध जताने विभिन्न राज्यों में भी जा सकते हैं। इस दौरान दलों से भी किसान अनुरोध कर रहे हैं कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं और किसानों के मुद्दों पर बात करें। और बुलेटिन के आखिर में बात सरकारी कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत की। देश में जब से कोरोना संक्रमण का दौर शुरू हुआ, सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की कई सुविधाओं को बंद कर दिया था। बाद में इन्हें शुरू भी किया गया, लेकिन इनमें कटौती भी कर दी गई। मगर अब सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के हक में बड़ा फैसला किया है। पिछले साल कोरोना की शुरुआत में ही सरकार ने केंद्रीय और सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली काफी सुविधाओं में कटौती की थी, जिसके चलते कर्मचारियों में नाराजगी देखी जा रही थी। लेकिन अब सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते पर लगी रोक को हटाने का फैसला लिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, कर्मचारियों को और राहत देते हुए सरकार ने 3 किश्तों को मिलाकर 11% महंगाई भत्ता बढ़ाने का भी अहम निर्णय ले लिया है। दरअसल कोरोना शुरू होने के बाद केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते की 2 किश्तों को जारी करने पर रोक लगा दी थी, क्योंकि महंगाई भत्ते की किस्त हर 6 महीने पर जारी की जाती है, जो कि एक बार 1 जनवरी से जबकि दूसरी बार 1 जुलाई से जारी होती है। लेकिन अब सरकार ने महंगाई भत्ते पर लगी रोक को हटाने के साथ ही महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है। इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को बहुत फायदा होगा। आपको बता दें कि महंगाई दर के अनुरूप ही सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है, जिससे कि लोग बढ़ते हुए खर्चे का सामना कर सकें और अपनी जरूरत की चीजों को दाम बढ़ने के बावजूद भी खरीद पाएं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।